मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी और इंडिया गठबंधन की अब तक की सबसे गंभीर रणनीति पर है। दोनों ही खेमों में रोज बैठकों मुलाकातों का दौर चल रहा है। एक तरफ बीजेपी 2 हफ्ते बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने की तैयारी में है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मकर संक्रांति के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल करने वाला है। लेकिन बीजेपी के अंदर खाने से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बीजेपी ने 164 ऐसी सीटों की 2 कैटेगरी तैयार कर ली है, जहां 45 मंत्रियों को जी जान से जुटने के लिए कह दिया गया है। बीजेपी कमजोर सीटों पर सबसे ज्यादा जोर लगा रही है, क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी की 48 ऐसी सीटें थी जहां जीत का अंतर 2% से भी कम का था। इन सीटों पर विपक्षी गठबंधन अगर एक उम्मीदवार उतार देता है तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। वैसे भी इंडिया गठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग की बैठकों को लेकर चर्चा चल रही है कि 5 राज्यों की 188 सीटों पर तकरीबन फॉर्मूला तय हो चुका है, और अगर इन्हीं 188 सीटों पर भी विपक्ष बीजेपी से 1-to-1 फाइट कर ले तो बीजेपी के लिए 400 का टारगेट लोहे के चने चबाने जैसा हो सकता है। ऐसे में 164 सीटों पर बीजेपी की तैयारी को देखते हुए सवाल है कि क्या पीएम मोदी के विजय मंत्र के सामने इंडिया गठबंधन का तंत्र फेल हो जाएगा? क्या इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग में हो रही देरी का फायदा बीजेपी को मिलेगा? और जिस तरह यूपी में आज हुई बीजेपी की बैठक में नए वोटर्स के लिए खास रणनीति तैयार की गई है, तो क्या नए वोटरों के जरिए बीजेपी तीसरी बार मोदी सरकार का लक्ष्य पाने में कामयाब हो जाएगी? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में पार्टी की बैठक हो या पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमले के बहाने सड़क पर घमासान, इन दिनों बीजेपी का चुनावी प्लान अंदर से लेकर बाहर तक दिखने लगा है। बंगाल में सड़क पर बीजेपी का यह आक्रामक रुख बताता है कि 2024 के महासमर में विरोधी से टकराने के लिए बीजेपी किस स्तर तक तैयार है, और बीजेपी से हेड ऑन मुकाबले के लिए इंडिया गठबंधन भी तैयार है। रोज बैठकें हो रही हैं, सीटों पर तालमेल होने ही वाला है। पवार, उद्धव, केजरीवाल, अखिलेश, सबके दलों का फॉर्मूला तैयार हो रहा है। बस नीतीश कुमार, ममता बनर्जी से गठबंधन का फॉर्मूला तैयार नहीं हो पा रहा। हालांकि बीजेपी ने अपना फॉर्मूला तैयार करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के हवाले से बीजेपी की अंदरूनी खबर है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले हफ्ते में बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कर देगी। इसमें 164 से ज्यादा सीटें वैसी होंगी जहां आज तक बीजेपी कभी नहीं जीत पाई या बेहद कम अंतर से जीती है। इसके अलावा 31 अन्य सीटें भी हैं जहां बीजेपी ज्यादा मेहनत करने वाली है। सूत्रों की अगर माने तो बीजेपी आचार संहिता लगने से पहले जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी के पहले हफ्ते में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के तर्ज पर इस बार भी बीजेपी अपनी पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के नामों का ऐलान कर सकती है। इसी पहली सूची में उन 164 सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो सकता है जहां पर या तो बीजेपी आज तक कभी जीती नहीं या फिर 2019 लोकसभा चुनाव में बेहद कम मार्जिन से जीत दर्ज की थी। इन 164 सीटों के लिए बीजेपी ने अलग तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई है। खबर यह भी है कि बीजेपी इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि पिछली बार 436 सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। सूत्रों के मुताबिक इस बार बीजेपी की योजना है कि कमजोर सीटों को बीजेपी ने करीब 80 सीटों की सी और डी कैटेगरी में बांटा है। मंत्रियों को इन सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी इस बार अधिक लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, क्योंकि पिछली बार की तुलना में बीजेपी के सहयोगी दलों में खासा कमी आई है। 2019 में बीजेपी ने पंजाब में श्रोमणी अकाली दल, बिहार में जेडीयू, महाराष्ट्र में शिवसेना और तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार बीजेपी इन प्रदेशों में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी की ये तैयारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी के मुकाबले अन्य दलों की सीटों में 63 सीटों का ही फर्क था। इसमें भी बीजेपी ने 48 सीटें ऐसी जीती थी जहां जीत का प्रतिशत 2% से भी कम था,
ऐसी तमाम सीटों पर बीजेपी इस बार खास तवज्जो दे रही है। मिसाल के तौर पर यूपी में रायबरेली, मैनपुरी, बिजनौर, सहारनपुर, संभल, मुरादाबाद, गाजीपुर, जौनपुर, रामपुर, आजमगढ़, नगीना, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, घोसी और लालगंज जैसी 16 सीटें होंगी। तो बिहार में नवादा, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, मुंगेर, गया, सुपौल जैसी सीटें होंगी। इसी तरह महाराष्ट्र में बारामती, बुल्ढाना, औरंगाबाद जैसी सीटें हैं, तो पंजाब में अमृतसर, आनंदपुर साहिब, बठिंडा और गुरदासपुर जैसी सीटों पर बीजेपी ज्यादा जोर लगाएगी। उधर केरल में भी त्रिशूर, तन्नमतिट्टा और तिरुवनंतपुरम की सीट है, तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जैसी सीट भी है, जहां बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। इतना ही नहीं, खबर है कि इस बार 70 वर्ष से अधिक और 3 बार चुनाव जीत चुके नेताओं की सीटों पर नए चेहरे भी उतारे जाएंगे। इसके अलावा राज्यसभा में 2 टर्म पूरा कर चुके कुछ सांसदों को भी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि 2019 में 48 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी 0.2% से 1.91% के अंतर से ही जीत पाई थी। इसमें 27 सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर 1% से भी कम था। और अगर यही 48 सीटें इंडिया गठबंधन की एकता के कारण दूसरे खेमे में चली जाती है, तो बीजेपी के विजय की राह आसान नहीं रह पाएगी। वैसे भी इंडिया गठबंधन की बैठकों में अब तक जो खबर आ रही है, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली के 5 राज्यों की 188 सीटों पर तकरीबन सहमति बनने ही वाली। फॉर्मूला कुछ ऐसा हो सकता है कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू 16-16 सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस लेफ्ट 8-8 सीटों पर। उधर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी 20-20 सीटें मिल सकती है, जबकि एनसीपी और अन्य को 8 सीटें छोड़ी जाएंगी। दिल्ली की 7 सीटों में कांग्रेस 4 और आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर लड़ सकती है, तो पंजाब में कांग्रेस 7 और आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक फंसा हुआ है, लेकिन खबर है कि 26 जनवरी तक विपक्षी गठबंधन की सीट शेयरिंग क्लियर हो जाएगी। दिल्ली से पीयूष मिश्रा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। माना जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में बीजेपी अपने कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। खासतौर से पंजाब और राजधानी दिल्ली को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से बैठक होने वाली है। सीट बंटवारे पर कल फिर होगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक। आपको बता दें, खासतौर से 20 सीटें, जिनमें से 7 दिल्ली की हैं, 13 सीटें पंजाब की हैं, इनको लेकर पसोपेश की स्थिति दोनों ही पार्टियों के भीतर बनी हुई है। 13 में से 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार जीत हासिल की थी, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी जीती थी, जबकि राजधानी दिल्ली में दोनों ही पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया था। भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर विजय पताका फहराया था। ऐसे में किसको कितनी सीटें दी जाएं, इसको लेकर माथापच्ची लगातार जारी है। पंकज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे न्यूज रूम से। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि बैठकों पे बैठक का दौर जारी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। पंजाब, दिल्ली के अलावा क्या और भी राज्यों को लेकर बातचीत आगे बढ़ी है? क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है कल की बैठक को लेकर? देखिए, कल शाम को 6:30 बजे ये बैठक होगी और बैठक में आम आदमी पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो दिल्ली और पंजाब पर फोकस नहीं करेगी। दिल्ली और पंजाब के अलावा वो चाहती है कि गोवा, गुजरात और हरियाणा में भी सीट शेयरिंग हो। और पिछले दिनों जब हमारी बातचीत हो रही थी चित्रा आम आदमी पार्टी के नेताओं से, तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि पंजाब में तो वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं सीट शेयरिंग के लिए, लेकिन दिल्ली में वो चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दिल्ली में जो स्थिति रही है, चाहे वो 2014 के चुनाव की रही हो, चाहे वो साल 2019 के चुनाव की रही हो, बीजेपी ने ही जीत दर्ज की है। तो ये एक बड़ी टेंशन है इन दोनों ही दलों के लिए। राज्य में भले आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली है, लेकिन लोकसभा में सुपड़ा साफ रहा है। तो यही वजह है कि चर्चाएं चल रही है। और पिछले दिनों जब दिल्ली संयोजक से हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि मीटिंग फिलहाल सकारात्मक है, डॉक्यूमेंट शेयर किए गए हैं, लेकिन कल क्या कुछ होगा, किन राज्यों पर कितनी सीट को लेकर बात होगी, इसका इंतजार रहेगा। फॉर्मूला क्या तय कर लिया जाएगा, इस पर लगातार पंकज जैन की नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश प्रताप सिंह से सीट शेयरिंग को लेकर जब सवाल पूछा गया, उनका क्या मिला जवाब, सुन लेते हैं। ये जो सीट शेयरिंग की बात की आपने, वो हम लोग के सीट शेयरिंग करीब करीब रोजाना 2-3 राज्यों के हमारे गठबंधन साथियों से जो हमारी कमेटी है वो कर रही है। काफी एडवांस स्टेज पे पहुंच गया है। कल ही हम लोगों को बाकायदा बताया गया है, मतलब मीडिया को पार्टी ने ऑफिशियली बताया भी है कि मैक्सिमम स्टेट में एक कंसेंसस बन गया है। बहुत जल्द ही ये कंप्लीट भी हो जाएगा हमारा काम। दूसरी बात, ये चुनाव जो है, जो आप बार बार बीजेपी या कोई और लोग ये सवाल करते हैं कि हमारा पीएम कैंडिडेट कौन है,
तो खड़गे जी भी बता चुके हैं कि चुनाव के बाद सांसद बैठ करके निर्णय लेंगे, चुने जाते हैं, क्योंकि ये चुनाव लोकसभा का है, लोकसभा के सदस्यों का है, न कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट का कोई चुनाव होता है। अब आगे सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला क्या तय किया जाएगा, इंडिया गठबंधन में बड़ा सवाल बना हुआ है, जबकि बीजेपी की युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौकत अली जी, आप लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। मलूक नागर जी, एमपी लोकसभा के बीएसपी के हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं और स्टूडियो में आ चुके हैं प्रोफेसर संगीत रागी जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, 353 सीटों पर एनडीए को पिछली बार जीत मिली थी, जिनमें से 303 बीजेपी की थी, लेकिन 48 जो सीटें हैं जिनमें 2% से कम जीत या हार का मार्जिन रहा है, वो इस बार आप लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसी को लेकर विपक्षी इंडिया जो है वो काफी ज्यादा उत्साह से लबरेज दिखाई दे रहा है। शुक्ला जी, मोदी के मंत्र से तंत्र बिगड़ेगा विपक्ष इंडिया का? नहीं, ऐसी बहुत सारी जी 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 देखिए चित्रा जी, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिन सीटों पर हमारे हार जीत की मार्जिन भी 2% से कम है, हमारी जीत की मार्जिन भी 2% से कम है, तो हमारी हार की मार्जिन भी 2% से कम है जी। तो ऐसी तमाम सीटों को हम कैसे वहां विजय सुनिश्चित करें, इसको लेकर हमारे यहाँ सांगठनिक विमर्श लंबे अरसे से चल रहा है। और हम कैसे वहां पर अपना मत प्रतिशत बढ़ा सकते हैं, कैसे जो है हम अपने शक्ति केंद्रों को, अपने पन्ना प्रमुखों को, अपने वहां के तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों तक हमारी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जिस तरह की जनसेवा हमने की है, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उसका परिणाम निश्चित तौर पर आएगा। पिछली बार आपको ध्यान होगा कि जब पिछले चुनाव हुए थे तो 225 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को 50% से अधिक वोट मिले थे। इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम 300 सीटों पर 50% से अधिक अकेले के बूते वोट हासिल करें। इसी तरह से जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हमारे साथी दल है, उनको भी जो है जिन सीटों पर उनको हम जो है उनके प्रत्याशी उतार रहे हैं, उन सीटों पर भी विजय सुनिश्चित करने के लिए हमारी रणनीति तैयार हो रही है। और पीछे आपको ध्यान होगा कि हमको जो है 31% मत प्रतिशत जो है 2014 में मिला था, 38% मत 7% जो है 2019 में बढ़कर मिला। और आप विश्वास करें कि इस बार हम 45% प्रेम शुक्ला जी, एक और सवाल है, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ठीक है। और एनडीए के घटक दलों को मिलाकर हम 50% से अधिक बड़ी तस्वीर तो आप दिखा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, लेकिन सवाल ये है कि लोकसभा 3 बार जीतने वाले आपके जो सांसद रहे हैं, माना जा रहा है कि उनके टिकट काट दिए जाएंगे जो 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं, तो भाई उनका अपना एक वोट बैंक होता है, अगर उनको चुनावी मैदान में नहीं तो वो आप लोगों के लिए खतरा भी बन सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, इस बात को इतनी आसानी से बीजेपी जो कहने की तैयारी कर रही है कि अब क्या वो आपके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा नहीं करेगा? जी जी देखिए चित्रा, जब किसको टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा, या निर्णय लेने के लिए हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह के निर्णय लेती है। इसलिए क्या टिकट कटने का फार्मूला बनेगा, क्या टिकट मिलने का फार्मूला बनेगा, उस पर कोई टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। ठीक है आशुतोष जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि विश्लेषण इसका बहुत जरूरी है, इस वजह से मेरा ये सवाल है, बीजेपी के अंदर खाने माना जा रहा है कि 2 बार राज्यसभा का टिकट जिसको मिल चुका है, उन बड़े बड़े दिग्गजों को लोकसभा में उतारा जाएगा। 3 बार जो लोकसभा जीत चुके हैं, 70 साल से ज्यादा उम्र है, उनकी सीटों पर माना जा रहा है नए युवा चेहरों को भारतीय जनता पार्टी मौका देगी, और इस तरह से बहुत सारे फेरबदल किए जा रहे हैं। जबकि विपक्षी इंडिया में बैठकों का दौर तो जारी है, कल भी बैठक होनी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन कोई एक फॉर्मूला सीटों को लेकर नहीं निकल पा रहा है। तो यहां पर बीजेपी क्या तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? 24 के मद्देनजर माना जा रहा है फरवरी के पहले हफ्ते में वो अपने कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर सकती है। देखिए चित्ता जी, इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में चुनावी तैयारियों को लेकर इंडिया गठबंधन से बहुत आगे है। जहां तक रणनीति का प्रश्न है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अच्छी रणनीति है, क्योंकि जो लोग 2 बार से ज्यादातर लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं या लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, उनके खिलाफ एक तरीके की एंटी इनकम्बेंसी होती है। दूसरी बात, यह रणनीति अपने आप में सराहनीय है कि आप जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जगह युवाओं को मौका देने की कोशिश की जा रही है। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में नहीं होना चाहिए कि आज की तारीख में 2024 का लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा। अगर उनके चेहरे पर लड़ा जा रहा है तो कोई कितना भी बड़ा
हिस्सा उनके बात का हो, उनके चुनाव लड़ने ना लड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी तरीके का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी वोट पड़ेगा वो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा, पिछले 10 साल के उनके कार्यकाल के आधार पे उनको वोट पड़ेगा। और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को 8 से लेकर 26% का फायदा होता है। यानी लोकसभा के चुनाव में लोग नरेंद्र मोदी को वोट करने के लिए निकलते हैं। कम से कम 2014-2019 का चुनाव ये कहता है। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, बात बिल्कुल स्पष्ट है, कोएलिशन की पॉलिटिक्स है, जाहिर सी बात है बहुत तरीके के विरोधाभास होंगे, बहुत तरीके के अंतर्द्वंद होंगे, आपस में बहुत सारे झगड़े होंगे, उन झगड़ों को नुकसान को निपटाने में वक्त लगेगा, इसलिए उनकी गति धीमी होगी, ये बात आसानी से समझी जा सकती। लेकिन अगर जनवरी के आखिरी हफ्ते तक या तीसरे हफ्ते तक भी अगर वो अपने गठबंधन की सीटों के बंटवारों को अगर वो सुचारू रूप से अगर उसका समाधान खोज लेते हैं तो मैं ये मानूंगा कि कम से कम वो ठीक रणनीति पर चल रहे हैं। लेकिन आज अगर कोई मुझसे कहेगा तो बीजेपी इंडिया गठबंधन से चुनावी रणनीति के मामले में और चुनावी तैयारियों के मामले में बहुत आगे। अब शौकत अली जी, सीधे आपके पास आते हुए, समाजवादी पार्टी तो ये तय ही नहीं कर पा रही है कि बीएसपी के साथ जाना है या बीएसपी से अलग होकर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना है। और यहां पर जो 2% से कम की बात हम कर रहे हैं, इनमें उत्तर प्रदेश की भी 10 सीटें हैं कुल 48 में से, जहां पर जीत हार का जो अंतर था वो 2% से कम था और 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो ऐसे में उसकी तो बड़ी तैयारी है, कमजोर सीटों पर बड़े बड़े फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं। आप लोगों का तो शौकत अली जी अभी तक निकल ही नहीं पा रहा है फॉर्मूला कि किसके साथ जाना है, किसका बहिष्कार करना है। चित्रा जी, किसके साथ जाना और किसका बहिष्कार करना है हम लोगों ने अंतर में तय कर लिया है, और कहां रहना है ये भी तय कर लिया है। अब ये जरूरी नहीं कि सारी बातें प्रेम शुक्ला जी के सामने रखी जाएं। प्रेम शुक्ला जी एक बात अपने आप स्वयं स्वीकार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो नए चेहरे हम ला रहे हैं, इसका मतलब जो पुराने सांसद थे उन्होंने ठीक से कार्य नहीं किया, और ये बात बहुत बड़ी है। अगर समझाई जाए तो इसका मतलब ये है कि देश में कार्य अच्छे नहीं हुए, इसीलिए उनको आज बदला जा रहा है। और इसी बात को आशुतोष जी भी दोहरा रहे थे कि पुराने लोगों को हटा के नए लोगों को मौका दिया जा रहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव होगा, विकास के नाम पर चुनाव नहीं होगा। इस बात को स्वयं स्वीकार किया है प्रेम शुक्ला जी। तो एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई कि हमारी क्या तैयारी और भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है, ये एकदम साफ हो गया। हमारी तैयारी देश के विकास को लेकर, हमारी तैयारी ग्राउंड को, प्रेम शुक्ला जी जिस हिसाब से आपने कहा, फिर मैं आ रही हूं आपके पास। लेकिन एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि देश में आज जितने भी चुनाव हो रहे हैं वो विकास के मुद्दे से बहुत दूर है। आज समाजवादी पार्टी चुनाव जितनी भी बातें कर रही है सब विकास को लेकर कह रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई विजन नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई नैरेटिव सेट नहीं है जिसपे वो आकर ये कहें कि हम इस विषय पे आज चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये हमारी तैयारी। ठीक है, उनके पास ऐसी कोई तैयारी नहीं। हमारे पास बात महत्वपूर्ण है, आपने जो बातें कही है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी के साथ शौकत अली जी, कई बार ये भी सवाल, क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी बहुत सारे युवा चेहरे हैं, अब मुस्लिमों का वोट भी यकीनन आप लोगों को मिलता है, शफीकुर रहमान बर्क भी कई बार अपने बयानों से आप लोगों के लिए विवाद पैदा करते, 94 साल के हैं, कैसे कामकाज करेंगे? युवा सोच को तो पनपने के लिए आप लोगों को भी दूसरों को मौका देना पड़ेगा। कब तक साइकिल चलाते रहेंगे आपके जो युवा चेहरे हैं? इस सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है, इंडिया में सीट बंटवारे पर बोले हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है गठबंधन में ऑल इज वेल, यानी कि बार बार बीजेपी जो अपनी नजरें तरेर रही है नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन के लिए, वो फिलहाल कहते हुए बीजेपी के लिए कि सब कुछ ठीक है, आप इधर मत देखिए। प्रेम शुक्ला जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, सुनते हैं। सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। प्रेम शुक्ला जी, आप लोग बड़ी चिंता कर रहे हैं इंडिया गठबंधन वालों की, बार बार झांक कर देखा जा रहा है कि कहां क्या गड़बड़ चल रहा है, कहां क्या ठीक चल रहा है। नीतीश कुमार ने कह दिया ऑल इज वेल। बहुत अच्छी बात है। हमारी तो चिंता ही नहीं, हमने तो कभी चिंता नहीं की। चिंता जो है केसी त्यागी कर रहे थे, जो श्रीमान नीतीश कुमार जी को जो है संयोजक नहीं बनाया जा रहा है, इसमें विलंब किया जा रहा है, ये नीतीश कुमार की चिंता थी। चिंता अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि हमको पंजाब की सारी सीटें मिलनी चाहिए। चिंता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं। चिंता श्रीमान संजय राउत कर रहे हैं जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कब चिंता की? वो चिंता जो है और चिंतन इंडी अलायंस के घटक दल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चिंतन कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विजय का परचम लहराए, इसके लिए कर रही। दूसरी बात है, श्रीमान शौकत अली जी मुझे मिसकोट कर रहे थे कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ कोई परिवर्तन हो रहा है और
उसने जो पुराने उनको रिटायर किया जा रहा है, कृपा करके भी इस बातों को सुन लें। और जहां तक पुराने लोग रिटायर अगर खराब होते इसलिए रिटायर किए जाते हैं, तो क्या मुलायम सिंह यादव विफल हो गए थे इसलिए अखिलेश यादव को जो है कमान सौंपी गई समाजवादी पार्टी की? जबरन उन्होंने अपने पिताजी से माइक छीनकर पार्टी पर जो कब्जा किया, उनका मानना था कि मुलायम सिंह यादव फेल व्यक्ति थे। ये कहना चाह रहे हैं आप? जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ लोग जाते हैं, इसका यह मतलब कहीं नहीं होता है कि श्रीमान मुलायम सिंह यादव फेल आदमी थे, पराजित व्यक्ति थे, इसलिए अखिलेश यादव लाए गए। अगर ऐसा आपका तर्क है तो आपको यह तर्क मुबारक है। बोलिए शौकत अली साहब। जी जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए। चित्रा जी, मैंने कहा, जो शायद मैंने कहा प्रेम शुक्ला जी ने ठीक से सुना नहीं, उनको दोबारा सुन लेना चाहिए। मैंने कहा था कि अगर किसी सांसद ने कार्य नहीं किया तब आप बदल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके सांसद नकारा था, आपने मुझे नहीं दोहरा रहा था। तो लीजिए आप शुक्ला जी, आप मैंने कहा कि बदल रहे हैं, मैंने कब कहा कि बदल रहे हैं? चित्रा जी, मैंने कब कहा कि आप चित्रा जी इनसे 1 घंटे चर्चा करवाइए, 2 घंटे चर्चा करवाइए, 3 घंटे चर्चा करवाइए, क्या जरा कान का इलाज करवाइए मित्र। धरातल पर लाके आपके चैनल को नहीं बताएंगे। ठीक है, जरा उसमें नहीं जाते हुए 1 सेकंड। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आ रही हूँ, बाकी लोग भी हमारे साथ स्टूडियो में भी आ चुके हैं। संगीत रागी जी, शौकत अली साहब, एक सवाल आप मेरा सवाल सुनिए। बीजेपी के खिलाफ बीएसपी से गठबंधन करके आप लोग 2019 के चुनाव में गए, आपको 5 सीटें मिली। उपचुनाव में आप 2 सीट रामपुर की, आजमगढ़ की हार जाते हैं। अभी आपके कुल 3 हैं। बाद में डिंपल यादव ने भले ही जीत हासिल की, उस पर नहीं जाते हुए, अभी 2019 के आंकड़ों पर रहते हुए, अब मेरा आपसे ये सीधा सवाल है, मौजूदा वक्त में 3 जिनमें से एक आपकी शफीकुर रहमान बर्र साहब 94 साल के हैं। सर, बहुत सारे युवा चेहरे हैं जिनको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। 94 साल के व्यक्ति से क्या उस तरह की उम्मीद हम कर पाएंगे जैसा कि किसी युवा व्यक्ति से दौड़ भाग या अपनी जनता की बात को उठाते हुए उनका बयान सामने आता है, सब लोग उनकी इज्जत करते हैं, वो बहुत बड़े नेता हैं अपने इलाके के, उनका पूरा सम्मान करते हुए, लेकिन क्या आप जैसे लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए? शौकत अली जी, अब जब तक ऐसे बड़े नेता बैठे रहेंगे, आप लोगों के लिए मौका कहां आएगा? इसीलिए युवा चेहरों को आगे करना पड़ेगा ना। चित्रा जी, हम लोग पार्टी के वो सिपाही हैं, अगर पार्टी कहेगी कि आपको जीवन भर आपको संघर्ष ही करना है और कभी चुनाव नहीं लड़ना है, तो हम लोग जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे। बहुत सीधी सी बात है चित्रा जी, जब पार्टी मौका देगी तब चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी ने कहा कि नहीं आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो जीवन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस तरह के हम लोग निष्ठावान कार्यकर्ता है। दूसरी चीज चित्रा जी, अगर 1 घंटे भी आप चर्चा करेंगी, 2 घंटे भी आप चर्चा करेंगी, तो ये कभी भी अपने कार्य को लेकर बताएंगे नहीं। जनता ये जानना चाहती है आज तक के माध्यम से कि सच में विजन क्या है इनका, ये इंडिया को देने वाले क्या है, ये देश को देने वाले क्या है। अगर इनकी बात मान लीजिए, संगीत रागी जी को बहुत हंसी आ रही है चित्रा जी, जल्दी से 2 लाइन में मलूक नागर जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। चित्रा जी, मैं आज देश की स्थिति को यदि मान लूं कि सच में आज देश विकसित हुआ, तो जब चित्रा जी इनसे ये आंकड़ा भी पूछिए कि देश छोड़कर जाने वाले नागरिक कितने, ये भी पूछा जाना चाहिए। मैंने कहा ना, देश एकदम गर्द में आ गया है, देश बर्बादी के कगार पे खड़ा हुआ है। और युवा चेहरे की बात कर रहे हैं, आपके मन में किस बात पे संगीत फूट रहा है इतना? उन्होंने तो कोई ऐसी बातें नहीं कही। छोड़ने के लिए कगार, मैं पूछ लेती हूँ, चित्रा जी, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि जिस पार्टी के पास कोई विजन ही नहीं है या कोई भी अपोजिशन, मैं पूरे इंडिया गठबंधन को लेकर के दिया, आप कहेंगे तो ये लोग एंटी मोदी प्लैंक पर आकर के खड़े हैं। इनके पास देश, प्लीज बात हो जाए, शौकत अली साहब की बात हो जाए, ठीक है। देखिए, इनके पास देश के लिए कोई विजन नहीं है। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, डिफेंस पॉलिसी कितनी, क्या एक अल्टरनेटिव पैराडाइम आप दे सकने की इच्छा करते हैं क्या? या कोई खतरे में है? नहीं, देखिए, ये तो एक बार मैं बताऊं, जब श्रीमती इंदिरा गांधी हार गई थी चुनाव ना, तब बाकी 1980 में जब चल रही कैंपेन कर रही थी, उस समय भी यही करती थी कि देखिए यहाँ फासिज्म आ रहा है, ये तो जनता पार्टी पर वो एक्यूज करती थी। खुद इमरजेंसी लेकर के आई थी, लेकिन जनता पार्टी को वो ऐसे ही एक्यूज करती थी। मैं इसलिए मुझे हंसी आई कि जिस इंडिया गठबंधन के पास कोई विजन ही नहीं है, सब अपनी अपनी राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने जिंदा रहने के लिए साथ खड़े हैं, न वो लोकतंत्र के लिए खड़े हैं, न संविधान बचाने के लिए खड़े हैं। ये बात देश की जनता को अच्छी तरह मालूम है। दूसरी बात, देखिए, ये चुनाव अंक गणित का चुनाव नहीं है, मैं बहुत साफ कह रहा हूं। ये प्रधानमंत्री कोई इस प्रधानमंत्री की तुलना आप भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री से आप कर ही नहीं सकते हैं। ये इस प्रधानमंत्री के साथ अंक गणित नहीं चलता है, ये केमिकल रिएक्शन है जो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये कभी सोच नहीं सकती थी
कि 50 कहीं कहीं 60% उसको वोट मिले हैं, 50%, 55%। 240 बिहार में करेक्ट कीजिएगा, शायद 240 ऐसी सीटें हैं जहां पर 50% से ज्यादा तो ये किसी एक भी पार्टी को, एक राजीव गांधी के समय जब वो हत्या हुई थी श्रीमती गांधी की, तो उस इमोशन में उस प्रकार का मैंडेट आया था। 416 तो आप ऐसे प्रधानमंत्री को, आप बिहार चले जाइए, आप उनके जेडीयू के सांसदों जब आपके पास मोदी हैं तो इतनी मेहनत करने की क्या? 48 सीटें जहां पर 2% का जीत हार देखा जा रहा है। कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं राज्यसभा के जिनको चुनाव में उतारा जाना है? तो आप भी तो रणनीति और पूरा फॉर्मूला अख्तियार कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि एक चेहरे के बदौलत आप चले जा रहे हैं। चित्रा जी, और आपका अगर लोकल सांसद काम नहीं करेगा तो वहां की जनता कब तक मोदी जी को देखकर वोट करती रहेगी? चित्रा जी एक बात बताता हूं, ये विपक्ष एक ऐसे विद्यार्थी से कम्पीट कर रहा है जो 24 घंटा तैयारी में लगा हुआ हो। ठीक है। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन में अभी तैयारी तो छोड़ दीजिए। आशुतोष जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, आपकी बातों पर वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मलूक नागर साहब, सांसद बीएसपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सांसद साहब, आपके पास आते हुए, अब बीएसपी को लेकर तो समाजवादी पार्टी तय ही नहीं कर पा रही है कि साथ में रहना है, आगे चलना है। बीएसपी का क्या फॉर्मूला है 2024 के चुनाव को लेकर? देखिए, जहां तक बात है समाजवादी की, वो तय नहीं कर पा रहे हैं, नहीं या कर पा रहे हैं, या इंडिया गठबंधन के लोग तय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रश्न है ही नहीं। हम तो शुरू से ही सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में है ही नहीं। और वो जो रात और दिन और हमेशा हर नेशनल टेलीविजन पे जो चर्चाएं हैं वो कुमारी बहन मायावती जी की हैं, वो बीएसपी की हैं, वो हमारी हैं। तो इनसे तो कोई कंसर्न है ही नहीं। और जहां तक हमारी बात है, हमारी तैयारी पूरा कैडर स्तर को लेकर के, पूरे प्रदेश को लेकर के और पूरे देश के सभी प्रदेशों में, और मुख्य रूप से एक प्रदेश को सेंट्रलाइज करके और उसके 4 भागों में बांट के और उनमें कोऑर्डिनेटर सिस्टम को फिर डिस्ट्रिक्ट पे ले जाके, फिर विधानसभा पे ले जाके, फिर बूथ तक ले जाके पूरी तैयारियां चल रही हैं। और जो हमारा यूपी में 13.5% वोट था, और देश के सभी हिस्सों में कहीं 9%, कहीं 7%, कहीं 5%, कहीं 4%, सब जगह वोट है और सब जगह तैयारी चल रही है। और ऊपर वाले ने चाहा तो अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। सर, लेकिन अकेले जाने में अच्छा रिजल्ट नहीं आता है ना मलूक नागर साहब। अब 2014 तो आपको याद ही होगा, अकेले लड़ने पर बीएसपी का क्या हश्र हुआ था, 0 सीटें आई थी। देखिए तो डर तो आप लोगों के मन में है ही ना कि समाजवादी पार्टी अगर साथ नहीं लेगी फिर 2024 की राह मुश्किल हो जाएगी। देखिए, सो कॉल्ड जो इंडिया गठबंधन है उसमें सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में कांग्रेस है। अब कांग्रेस ने जिस दिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उस दिन सनातन के लिए खिलाफ बोला। आज जो खबरें चल रही हैं कि वो जो अस्वीकार कर दिया, निमंत्रण मंदिर पर नहीं जाएंगे। अरे दूसरे चुनाव में तुम जनेऊ पहनते हो, तुम मंदिरों में घूमते हो, कंफ्यूज हो, आज तुम मना कर रहे हो। 3 साल तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना, तुम कंफ्यूज हो, समय पर निर्णय तुम्हारे होंगे नहीं, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन कहीं आगे बढ़ेगा नहीं, कैसे लड़ पाएंगे ये लोग? तो जो आज इनकी स्थिति हो रही है, हम तो कम से कम अलग खड़े होकर अपनी तैयारी पूरा तरीके से, खास करके उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। और देश के सभी हिस्सों में, पूरे देश में हम 21 टिकट तो पा चुके हैं, बाकी देश के सारे हिस्सों में हमारी तैयारियां पूरी चल रही है, चुनाव बढ़िया तरीके से लड़ रहे हैं। हाँ, जल्दी से। हाँ। चित्रा जी, ये चुनाव नरेंद्र मोदी के काम पर तो होगा ही, साथ साथ राम और रामद्रोहियों के बीच पर भी ये चुनाव जरूर होगा। जिस प्रकार से विपक्षी गठबंधन ने राम के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों को प्राप्त करने की प्रतियोगिता में जिस प्रकार से आमंत्रण को ठुकराया है, ये हिंदू समाज भूलेगा नहीं। ये उसको पता है कि ये जो जनेऊ पहन करके चल रहे थे और चारों ओर मंदिरों में घूमते हैं, वो वही चुनावी, राम को चुनावी बनाते हैं, वही जाकर के चुनाव के लिए और सिर्फ राम का प्रयोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पालमपुर के अधिवेशन से 1989 से इस बात के समर्थन कर रही थी। इसलिए आज इनको पता लग रहा है, पूरे देश की जनता को, पूरे देश के हिंदुओं को इस बात का एहसास हो गया है कि श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी या अखिलेश जी सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हैं, नहीं इसलिए नहीं जा रहे ताकि मुसलमानों के वोट, कार्यक्रम तो आप लोगों ने बीजेपी में बनाकर रखा हुआ है। यही आरोप है कांग्रेस पार्टी का। 4000 साधु संत, देश के सारे प्रतिष्ठित लोग, चाहे वो व्यवसाय से हो, खेल जगत से हो, सिनेमा जगत से हो, ये सारे लोग आ रहे हैं। यदि राजनीतिक फंक्शन होता तो इनको बुलाया नहीं जाता। ये बिल्कुल झूठ है, इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। आप लोग भी तो 2024 की तैयारी कर रहे हैं ना राम के नाम पर। देखिए,
कैसे इनकार कर सकते देखिए हैं इस एक बात बात से? बताइए, हाँ। जब शिला पूजन किया जा रहा था, जब वहां पर खुदाई के बाद जब नींव दी जा रही थी, तब तो कोई चुनाव नहीं था, तभी सभी लोगों को बुलाया गया था। ये नहीं आते, इनको डर है कि हमारा मुस्लिम वोट कट जाएगा। ठीक है। ये मुस्लिम वोटों की प्रतियोगिता कर रहे हैं और हिंदू इसको भूलेगा नहीं। मैं आशुतोष जी आपके पास आते हुए आप इनकी बातों पर प्रतिक्रिया भी देना चाहते थे। एक तरफ राम का नाम लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी ने इनकार कर दिया है तो उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही गारंटी दी कि दुनिया भर के देशों से कहा जा रहा है या बड़ी बड़ी एजेंसियां ये बता रही हैं कि आगे आने वाले वक्त में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होने जा रहे हैं। अब रेटिंग एजेंसियां क्या कह रही है नहीं पता, लेकिन मोदी की गारंटी है कि हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो अपने कामकाज के आधार पर लोगों को जो फ्री में राशन दिया जा रहा है, घर दिए जा रहे हैं और भी तमाम दावे हैं, उसको भी बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। आशुतोष जी, दोनों ही बातों पर जवाब आपका। चित्रा जी, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि ये जो तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो भी भारत तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जो भारत का इकोनॉमिक मोमेंटम है बल्कि पिछले 10 सालों में कमजोर हुआ है। 2004 में भारत की अर्थव्यवस्था $0.56 ट्रिलियन थी। जब मनमोहन सिंह ने छोड़ा 2014 में तो 1.86 थी। इसका मतलब लगभग 300% की ग्रोथ थी। अगर आप 2014 से लेकर 2024 का देखेंगे तो वो 100% की भी ग्रोथ उस तरीके से दिखाई नहीं पड़ती है। तो वो उस डिबेट में नहीं जाते हैं। मैं संगीत रागी जी की चूंकि राजनीतिक विश्लेषक, इसलिए उनको एक बात कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा इस बारे में भी अध्ययन करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सिर्फ उत्तर भारत को देखकर नहीं करनी चाहिए। उत्तर भारत में पंजाब है, वहां कितने प्रतिशत वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को 2014 और 2019 में, इसका आकलन होना चाहिए। केरल में कितना मिला था, तमिलनाडु में कितना मिला था, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, पंजाब, ये राज्य हैं जहां पे कितना, और यहां तक कि बिहार और महाराष्ट्र में भी अगर आप देखें तो महाराष्ट्र के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन करना पड़ता है, गठबंधन के साथियों को रखना पड़ता है, इसका मतलब यह कि आप कमजोर हैं। तो उत्तर भारत में राजस्थान के आधार पे, मध्य प्रदेश के आधार पे, उत्तर प्रदेश के आधार पे, गुजरात के आधार पे, आप यहां तक कि झारखंड में भी आपको गठबंधन करना पड़ता है। उसके आधार पे अगर आप ये आकलन निकालना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में एक जैसी है, तो ये एक मिथ है। ये बिल्कुल उसी तरीके का मिथ है जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बनाने की कोशिश की गई थी। तो मेरा कहना स्पष्ट, इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता 2014, 2019 आज भी उत्तर भारत में पूरी तरीके से इंटैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। कई ऐसे राज्य हैं जहां उनको 55% और 60% वोट मिलते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये तमिलनाडु में ऐसा नहीं है। कम से कम देश के 10 ऐसे राज्य हैं जहां नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसा इसलिए भी है और ये इस मिथ को भी बस्ट करता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन नगण्य है या कमजोर है, वहां नरेंद्र मोदी जी पूरी ताकत लगाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनाव नहीं जीत पाते। तमिलनाडु और केरल इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आपका उदाहरण हम जानेंगे। बड़ी खबर यह है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला किया है। बीजेपी अध्यक्ष की ओर से कहा गया है कि बांटो और राज करो, कांग्रेस पार्टी की यही नीति है। जेपी नड्डा लगातार चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं। कांग्रेस राजनीति करती है, हम राष्ट्र नीति करते हैं, ये कहा है जेपी नड्डा ने। कांग्रेस हर जगह राजनीति का खेल खेलती है, क्या कुछ कहा गया है उनकी ओर से, सुनते हैं। कि कांग्रेस ने और यूपीए ने तो आपके साथ हमेशा राजनीति की, उन्होंने पॉलिटिकल गेम खेलने के सिवाय कुछ नहीं किया। आज जो वागे साहब अपने भाषण में अंतिम समय में, अंतिम वाक्यों में जो कह रहे थे, वो क्या है? कांग्रेस पार्टी का मतलब डिवाइड एंड रूल, डिवीजन, वोट बैंक पॉलिटिक्स, ओनली पॉलिटिक्स। उनके लिए कोई मतलब नहीं है सिवाय राजनीति में वोट कैसे आता है, इसके सिवाय उन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं। वो राजनीति करते हैं और हम मोदी जी के नेतृत्व में और उनके नेतृत्व के कारण हम राष्ट्र नीति करते हैं, देश की राजनीति। और इसीलिए हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ लेकर के चलना। कोई कहां का है, कोई किस ट्राइब का है, कोई किस धर्म का है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। वो भारतीय है, वो इंडियन है और भारत की सेवा करना
हमारी जिम्मेवारी बनती है, इसलिए हम राष्ट्र नीति को लेकर के चलते हैं। राजनीति करती है, हम राष्ट्र नीति करते हैं। जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। आशुतोष जी, 2 लाइन में अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए। आप तमिलनाडु और केरल का उदाहरण दे रहे थे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे पास सिर्फ उत्तर भारतीय दृष्टि नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं, नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कहीं किसी तरीके की कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका जो भौगोलिक आधार है वो बहुत सिकुड़ा हुआ है उस लिहाज से। कम से कम 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर उनकी लोकप्रियता नहीं है। और अभी जैसे नड्डा जी ने कहा, भाई भारतीय जनता पार्टी अगर वोटों की राजनीति नहीं करते और अगर आप चुनावी दल हैं तो आप वोटों की राजनीति नहीं करेंगे तो आप किस की राजनीति करेंगे? आप बांटो और राज करो की नीति नहीं करेंगे तो किस बात? हर राजनीतिक पार्टी करती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। ये राजनीति का बुनियादी मंत्र है कि आप बांटो राज करो, तभी आप कर सकते हैं, नेता नहीं कर सकते। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, जवाब दीजिए इस पर। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए, आशुतोष जी में जो है पिछले 10 वर्षों में बड़ा परिवर्तन आया है। 10 वर्ष पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी मानते ही नहीं थे, सिर्फ कुछ राज्यों की पार्टी मानते थे। हम लोग इनके यहाँ बहस करने आते थे तो कहते थे भारतीय जनता पार्टी 4-6 राज्यों की पार्टी है। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ 10 राज्य बाकी है। तो आशुतोष जी सही कह रहे हैं, उन 10 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बने, यह आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व काल में ही पूरी होगी। ये सत्य है कि कहीं जिस स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक विस्तार व्यापक नहीं होता है, उन स्थानों पर नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को हम मतों में तब्दील करने में सफल नहीं होते। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की वहां लोकप्रियता नहीं है। अभी तमिलनाडु में जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम हुए और उन कार्यक्रमों में जिस तरह से संख्या जुटी, उमड़ी, जिस तरह से लोग उनको सुनना चाहते हैं और जिस तरह जिन राज्यों में हमारा विस्तार सांगठनिक नहीं है और जिन राज्यों में हमारी सरकारें नहीं आती हैं, उन राज्यों के प्रति भी तमिलनाडु में जब कांग्रेस का यूपीए का शासनकाल था, उस समय तमिलनाडु की जिस तरह से केंद्र ने जो आर्थिक अनुदान और ग्रांट्स दिए थे वो, और जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, वो दुगुना तिगुने का अंतर है। और तमिल काशी संगम की कल्पना कभी जो है उत्तर और दक्षिण के संगम की कल्पना नेहरू जी के काल से डॉक्टर मनमोहन सिंह के काल तक नहीं हुई। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच हो या राष्ट्रीय मंच हो, तमिल के जो कोटेशन से उद्धरण है वो निश्चित तौर पर देते हैं। हम केरल के प्रति भी हमारे मन में उसी तरह का सद्भाव है। और आप देखेंगे कि पिछली बार हमको तेलंगाना, जहां हमारे सिर्फ 2 विधायक थे, वहां 4 सांसद चुनकर आए। कर्नाटक में हमारा जो है सांगठनिक विस्तार होने के कारण वहां हम चुनाव विधानसभा का हारने के बावजूद जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो हमको 58% वोट मिले और हमारी 25 सांसद वहां से चुनकर आए। तमिलनाडु में भी निश्चित तौर पर हमारे सांसद चुनकर आएंगे। जहां तक बात रही पंजाब में, हम चूंकि शिरोमणि अकाली दल के साथ समझौते में थे तो हमने अपना कभी सांगठनिक विस्तार उस दृष्टि से नहीं किया। लेकिन जहां पर भी, जैसे शिवसेना के साथ हम 14 विधायकों वाली पार्टी थे किसी जमाने में और शिवसेना के सिर्फ 2 विधायक थे। लेकिन हम ना, चूंकि हमारे यहाँ जो है गठबंधन के साथियों को स्थान देने की हमारी पुरानी परंपरा रही है, हमने शिवसेना को बड़े दल के रूप में स्वीकारा। लेकिन जब शिवसेना ने चुनौती दी, हमसे अलग होकर लड़े और शिवसेना के जो है सिर्फ 64 विधायक 63 विधायक चुनकर आए और हमारे 126 विधायक चुनकर आए। तो हमारा जब किसी के साथ टकराव हुआ है, अभी भी देखिए जनता दल यूनाइटेड, एक किसी जमाने में उनके 110 विधायक थे, हमारे जो है 98 विधायक थे। आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 76 विधायक और जो है जनता दल यूनाइटेड के 43 विधायक हैं। तो हमने हमेशा अपने गठबंधन के साथियों का साथ अब जवाब ले लेती हूँ। और जिन्होंने हमारा साथ छोड़ा है, आशुतोष जी, पिछली बार, ठीक है, पिछली बार बीजेपी 436 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 303 सीटें अकेले खुद वो जीतती है और 353 उसके एनडीए के सहयोगी दलों के रहते हैं। आपने कहा कि 10 राज्य ऐसे हैं। मैं लौट रही हूँ, मैं एक सेकेंड, एक सवाल पूछ लूं आशुतोष जी। लेकिन दक्षिण भारत के जिन बड़े राज्यों का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर तो क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा हावी हैं। अगर बीजेपी और कांग्रेस की हम बात करते हैं, दक्षिण भारत में कुल 29 सीटें लोकसभा की बीजेपी के पास है, लोकसभा की कुल 27 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है। तो ऐसा भी नहीं है, हालांकि ज्यादातर कर्नाटका से हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिनमें 25 उसकी कर्नाटका से ही आती हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या बीजेपी पूरी तरह से आपको नगण्य नजर आती है साउथ में?
नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं नगण्यता की बात नहीं करता। जाहिर सी बात है, एक राजनीतिक दल है, उनके कार्यकर्ता हर इलाके में होंगे, मैं उसको डिस्काउंट नहीं करता हूं। लेकिन मैं एक पॉइंट स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीता करती थी, तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा डेटा दे देता हूं। 1951-52 के चुनाव में 489 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था और 364 सीटें उसको थी। 1957 में 494 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, 371 सीटें उसको मिली थी। 361 सीटें उसको 1962 में मिली थी और 1971 में 352 सीटें मिली थी। यह इसलिए संभव हो पाता था क्योंकि कांग्रेस पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उसका संगठन मजबूत था और वो हर जगह पे एक मजबूत ताकत के तौर पर होती थी। आज और इन सारे चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 45 से लेकर 47% वोट मिलता था। यहां तक कि 1980 में जब कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई, तब भी उसको 353 सीटें मिली थी और 42.6% वोट मिला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 37.8% की पार्टी क्यों है और क्यों उसका आंकड़ा 303 पर आकर रुक गया है, जबकि 543 सीटें? इसका कारण स्पष्ट है, क्योंकि अभी भी 10 राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी या तो कमजोर है या नगण्य स्थिति में। लड़ी ही 436 पर थी आशुतोष जी, 436 पर लड़कर 336 पर इसलिए लड़ती है क्योंकि बाकी जगहों पर वो कमजोर है। कोई भी पार्टी जो कमजोर होती है वही गठबंधन में जाती। कांग्रेस पार्टी आज कमजोर है इसलिए गठबंधन में जाती है। पंजाब में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर चुनाव जीत पाती तो अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं करती, जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन नहीं करती। मुझे इसका उत्तर देने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, एक बार प्रेम शुक्ला जी से, उसके बाद संगीत रागी जी आ रही हूँ। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, कांग्रेस का जो इन्होंने आंकड़ा गिनाया, कांग्रेस लगातार जो है 52, 57, 62, 67, 72, 77, 80 घटती हुई पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी 1984 पहला चुनाव लड़ती है 2 सीटें, दूसरा चुनाव 1989 में लड़ती है 87 सीटें, तीसरा चुनाव जो है 1991 में लड़ती है 112 सीटें, चौथा चुनाव 1996 में लड़ती 164 सीटें, पांचवा चुनाव 1998 में लड़ती 182 सीटें, उसके बाद फिर 182 सीटें। सिर्फ 2004 का चुनाव है जब भारतीय जनता पार्टी नीचे जा रही है। बाकी सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ती है। तो आशुतोष जी, हम रुक नहीं गए हैं, हम लगातार बढ़ रहे हैं और हम बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हम अपना वैचारिक विस्तार कर रहे हैं, सांगठनिक विस्तार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और कांग्रेस लगातार संकुचित होती हुई पार्टी है। उसका हाईएस्ट परसेंटेज 84 में 42.7% था। हम 38% तक आए हैं, हम 45% के ऊपर जाएंगे। 10 सेकंड जल्दी से आशुतोष जी। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आकलन करते समय यह भी देखना चाहिए कि 1952 से चुनाव लड़ना शुरू किया और 1984 में भी 7% की पार्टी थी। तो पार्टियों का डाउनफॉल होता रहता है, ऐसा नहीं कि एक पार्टी लगातार एक तरीके चलती। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने 1971 में 352 सीटें मिली थी, 1980 में उसको 353 सीटें मिली थी, 1984 में 414 सीटें मिली। जब कांग्रेस के अंदर यह अहंकार आ गया कि अब मैं हार ही नहीं सकता, अब मुझे कोई हरा नहीं सकता, तब उसका डाउनफॉल शुरू हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बीजेपी के अंदर यह अहंकार ना आए। संगीत रागी उस पर जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, सीधे उसका रुख करेंगे। पंजाब कांग्रेस में आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर कांग्रेस एकमत नहीं है। पंजाब कांग्रेस जो नेता हैं वो सहमत नजर नहीं आते हैं। प्रदेश में नेताओं की अलग अलग राय थी। देवेंद्र यादव, जिनको दिल्ली से स्पेशली पंजाब कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करने के लिए भेजा गया था, उनकी ओर से बोला गया है। प्रदेश कांग्रेस संघ बैठक के बाद देवेंद्र यादव का यह बयान सामने आया है, नेताओं की राय केंद्रीय नेतृत्व को बताऊंगा, देवेंद्र यादव ने यह कहा है। और कुल मिलाकर पंजाब में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी बिसात नहीं बिछाना चाहती है एक साथ। ये बड़ी खबर है। और एक और दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, एक तरफ पंजाब को लेकर रस्साकशी जारी है। कल आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बैठक होने वाली है। वहीं असम की 14 में से 4 सीटों पर टीएमसी ने अब अपना दावा कर दिया है। 14 में से 4 सीटों पर टीएमसी की ओर से अपना दावा कर दिया गया है कि वो 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। यानी कि कांग्रेस पार्टी को असम में कॉम्प्रोमाइज पोजीशन अपनानी पड़ सकती है, जबकि बंगाल के मामले में दीदी 2 से ज्यादा देने को तैयार नहीं नजर आती हैं। वो 2 सीटें कोकराझार और मालदा दक्षिण, सिर्फ यही सीटें देना चाहती हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी को इससे ज्यादा देना नहीं चाहती है। असम में 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बात कैसे बनेगी, यह बड़ा सवाल है, लेकिन जिस बात पर चर्चा चल रही थी उस पर आपका जवाब। देखिए, मैं बहुत तुरंत जवाब देना चाहता हूं। देखिए, ऐसे 5 प्रदेश हैं जहां भारतीय जनता पार्टी, 10 ऐसे नहीं, 5 बड़े राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अभी तक बहुत ज्यादा
ताकतवर रूप में राजनीतिक तौर पर नहीं उभरी है। जो आशुतोष 10 राज्य गिना रहे थे वो अपने आप में गलत है। आप साउथ में चले जाएं तो केरला है, तमिलनाडु है, इधर आंध्रा है, तेलंगाना है। तेलंगाना में पिछली बार भी बहुत अच्छा किया था, इस बार बेहतर उससे करना जाए, इसलिए ये जो आंकड़ा दिया गया था। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आशुतोष, 1952 के चुनाव और 71 तक के चुनाव के कांग्रेस पार्टी के, आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, जहां भी कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्रगल होता है वहां वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम इमर्ज करता है। ये पूरी दुनिया में उभरा है, धीरे धीरे ही उसका ह्रास होता है। वही कांग्रेस के साथ हुआ। ये अहंकार के कारण नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक प्रक्रिया को डिलेजिटिमाइट किया। जितने भी ग्रास रूट लीडर थे उनको सबको ला करके ऊपर लेकर के आया और हाई कमांड कल्चर पैदा किया, और नीचे से ग्रास रूट में है वो रीजनल पार्टियां खड़ी होंगी। इस पर हम डिबेट में नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए वो तर्क आपका ठीक नहीं बनता है, आज की तुलना में आप मत कीजिए। और फिर एक बात और मैं जोड़ देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी की तुलना करने की गलती आप वाजपेयी के भारतीय जनता पार्टी से मत कीजिए। ये एक दूसरा ही ये है, वो दूसरे ही पेडेस्टल पर काम करता है। क्या बताना चाह रहे हैं? मैं साम दंड भेद सब? नहीं, हाँ, मैं क्या बोलना सामदान चाह रहे बनने हैं नहीं आप? हूं, मैं ऑर्गेनाइजेशन की डायनेमिक्स, जो जिस तीव्रता से, जिस सोच से जो निर्णय होते हैं, अब मोदी की गारंटी ये चल गया है। ये नारा आपको करने की जरूरत नहीं है। अभी इंडिया गठबंधन को नारों की खोज करनी पड़ेगी, और आप गांव से लेकर के आप भीतर गांव में आप चले जाइए, मोदी की गारंटी, एक ड्राइवर से लेकर के, एक पान वाला से लेकर के, एक गुमटी वाला से, आप ट्रेन में बैठ जाइए, आपको ये नारे आपको गूंजते हुए लोगों के मुंह से कहते हुए, ये एक्सेप्टेबिलिटी है। एक और बात आशुतोष, भारतीय जनता पार्टी 2014 में भी जब लड़ी थी ना, तो आपको मैं बता दूं 31 सीटों के करीब थी, और 2019 में भी जो सीटें लड़ी थी, बिहार के मैं खास करके जिक्र करना चाहता हूं, यहां तक कि जेडीयू के सांसदों का कहना था कि हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े हैं, नीतीश के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़े हैं। इसलिए यह ध्यान रखिएगा कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जो लोग जेडीयू को विधानसभा में वोट करते हैं, जो अखिलेश यादव को विधानसभा में वोट करते हैं, वो भी नरेंद्र मोदी के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे कहां तो ये मत भूलें। तो बीजेपी ही ज्यादा 76 सीटें जीती, 73 जीती थी, मैं करेक्ट कर दूं आपको। मैंने फिर कहा कि ठीक है। मैं अब बाकी लोगों पर, 2 लोग बाकी रह जाएंगे। शौकत मलूक नागर साहब, अब आपको तो मोदी की गारंटी से भी लड़ना है ना, उससे पार कैसे पाएंगे? उसका तो कोई काट है नहीं आप लोगों के पास। देखिए, ये बिल्कुल एकदम सही बात है आपकी कि कैसे पार पाएंगे, पर पार ऐसे पाएंगे हम कि जब लोगों को लगेगा कि ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में आपस में तालमेल नहीं है, और हमारा जो बिल्कुल 13.5% वोट अभी विधानसभा में और 20.5% वोट जो लोकसभा में इंटैक्ट था, वो चारों तरफ से जिस तरह तैयारी चल रही है, पिछले 1.5 साल से आपस में लड़ रहे हैं, उसका फायदा सीधा सीधा हमें मिलेगा। और जब लड़ाई में हम आते हुए दिखाई देंगे तो जो बीजेपी को हराने वाले लोग हैं वो हमारे साथ आएंगे, तो लड़ाई उत्तर प्रदेश में खासकर सीधी हमसे हो जाएगी। इसलिए उत्तर प्रदेश में काफी सीटें जीत करके हम आएंगे। अरे उत्तर प्रदेश में 40 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट शेयर शौकत अली जी हासिल किए हैं। तो अब आप और बीएसपी मिलकर भी बीजेपी को हरा नहीं पाए 19 में। कांग्रेस, अगर मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए कि कांग्रेस भी आप लोगों के साथ शामिल हो जाती है, तो फिर कहां आप बीजेपी के ऊपर बढ़त पा पाएंगे उत्तर प्रदेश में, खासतौर से जब नरेंद्र मोदी का चेहरा लोकसभा के लिए सामने होगा? हाँ चित्रा जी, बिल्कुल एक बात बहुत कई बार कही जाती है, मोदी की गारंटी, और राजनीतिक दौर में तमाम विसंगतियां होती रहती हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन आज क्या गारंटी है, ये जनता को बताने का काम हम करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए, जो सत्ता में बैठा होता वो कार्य नहीं कर पाता, विपक्ष का ये काम होता कि उसको उजागर करे। कई बार कुछ लोग होते हैं उस पर पर्दा डालने का काम करते हैं, चाहे राजनीतिक विशेषज्ञ हो या तमाम और लोग, हम उसको उजागर करने का काम करेंगे। ये सत्य है चित्रा जी कि आज भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सत्ता में आश्रित हुई है, लेकिन जब पहली बार वो सत्ता में आश्रित हुई तो उन्होंने बहुत बखूबी एक बात कही थी कि हम काला धन वापस लाने का काम करेंगे, कमेटी भी बनाई होगी। आज भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि वो कमेटी कहां है? ये सवाल 2019 में पूछना था ना कि 14 का काला धन 2019 तक क्यों नहीं आया, फिर 2019 में वो और ज्यादा सीटें नहीं पाते। यही तो बात है ना कि बदलते वक्त के साथ आपको मुद्दों को देखना पड़ेगा।
चित्रा जी, मैंने अभी कहा ना कि कुछ लोग होते हैं उन सवालों को दबाने का काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं उजागर करने का काम करते हैं। विपक्षों से उजागर करने का काम करता है, तमाम ऐसे लोग होते हैं उसे पर्दा डालने का काम करते हैं। हम यही बात लेके जनता के बीच जाकर जिन मुद्दों को आप उजागर करने का काम करेंगे उसी आधार पर वोट पड़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ टीवी पर कह देने मात्र से वोटिंग नहीं होती है। लेकिन कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन की अपनी ताकत दिखाने की कोशिश एक तरफ जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी की गारंटी है, तैयारी दोनों ही तरफ जबरदस्त है। अब कौन पड़ता है, किस पर भारी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।